फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का 4th चैप्टर कवर करेंगे, जो क्या है कृषि। देखिए, ये जो चैप्टर है ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स में जो इससे है कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं, और मेंस में तो जो इकोनॉमिक्स का आपका थर्ड पेपर होता है मेंस का, उसमें 60% हिस्सा जो है इकोनॉमिक्स का वो कृषि से ही संबंधित होता है। यदि आपको इसकी बेसिक जानकारी ही नहीं होगी तो आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कृषि जो है आपको करना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आपको एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, यानी इस कहानी को पढ़ेंगे, इससे समझेंगे कि क्या समझाने की कोशिश हमें यहाँ की जा रही है। तो देखते हैं। गुरमीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा वह खेत की बुआई कर रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद उसने डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। यह प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रियाएं। तो आप यह देखिए कि जो पौधे के परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण के लिए कितनी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं? 3। कौन कौन सी? प्राथमिक, द्वितीय और जो है तृतीय। 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं शामिल हैं। अब हम देखते हैं। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। यानी प्राथमिक क्रिया देखिए आप सबसे पहले कौन सी हैं? जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। और उनमें क्या क्या है? कृषि, मत्स्य संग्रहण इसके उदाहरण हैं। ठीक है, यानी प्राथमिक क्रियाएं कौन सी हैं? जो क्रियाएं जिनका संबंध सीधे प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है, और उदाहरण आप देख सकते हैं कृषि, मत्स्य और संग्रहण है। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं, यानी जो प्राथमिक क्रियाओं के उत्पाद हैं उनको यदि प्रसंस्करण करवा दिया जाए तो ऐसी क्रियाएं बन जाती हैं द्वितीय क्रियाएं। जैसे उदाहरण देखिए, इस्पात विनिर्माण है, जैसे डबल रोटी पकाना है, कपड़ा बुनना है, ये सब क्या है? द्वितीय क्रियाओं के उदाहरण है। और तृतीय क्रियाएं क्या होंगी? प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की जो सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं वही तृतीयक क्रियाएं हैं। इसे समझिए, जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र है उसको सेवा कार्यों द्वारा सहयोग करने वाली क्रियाएं कौन सी हैं? तृतीयक क्रियाएं हैं। इसके अंतर्गत आप समझिए कौन कौन से उदाहरण हैं। जैसे यातायात हो गया, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। यानी यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को जो है सेवा कार्यों द्वारा ये सहयोग देती हैं। अब हम देखते हैं कृषि। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशु धन पालन इसमें शामिल है। देखिए कृषि में क्या क्या शामिल है ये आपको पता होना चाहिए। आप समझोगे कि केवल फसल उगाना ही कृषि है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या है? फसल तो है ही, उसके साथ फल, सब्जी, फूलों को उगाना और पशुधन पालन भी इसमें ही शामिल है। और विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। कितने प्रतिशत लोग कृषि क्रियाओं में हैं? पूरे विश्व को यदि देखा जाए तो 50%। और भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। यदि हम केवल भारत के नजरिए से देखें तो कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? 2/3। आप यहाँ समझिए, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्दों एगर और जो है एग्री, जिसका अर्थ है मृदा, और कल्चर का अर्थ है कृषि या जुताई करने से हुई है। आपने क्या समझा यहाँ? एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? एगर या एग्री जिसका अर्थ है मृदा, और कल्चर है अर्थात जुताई करना, यानी मृदा की जुताई करना ही क्या कहलाता है? यहाँ कृषि कहा गया है। अब आगे देखते हैं। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य हैं। क्या क्या अनिवार्य है कृषि के लिए? अनुकूल स्थलाकृति होनी चाहिए, मृदा और जलवायु कृषि के, ये सब कृषि के लिए अनुकूल होने चाहिए, तभी
उस क्षेत्र में यानी उस स्थान में कृषि जो है अच्छे से होगी। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। यानी जिस भूमि पर हम फसलें उगाते हैं उसे क्या कहते हैं? कृषिगत भूमि। आगे हम मानचित्र में देखेंगे कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक हैं। तो यहाँ मैप दिया है, अब हम इसे देखते हैं। ये देखिए, जो ये आपको ऐसा कलर में दिख रहा है ये कृषि योग्य भूमि है, यानी यहाँ कृषि की जाती है। आप ये यूरोप और रूस में यहाँ देख सकते हैं। अफ्रीका में इधर देखिए आप, ये उत्तरी अमेरिका में दिखाया गया है, इस क्षेत्र में कृषि होती है। और दक्षिणी अमेरिका जो है इसके किनारों किनारों पर ही आपको ये स्थान मिलेंगे, यानी कृषिगत भूमि आपको दिखाई देगी। और भारत में देख सकते हो, आपको तो मालूम है भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत के अधिकतर भाग में ही हमें कृषिगत भूमि मिलेगी। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कृषिगत भूमि। इसी प्रकार अफ्रीका के क्षेत्रों को देखिए, कुछ बीच में है, कुछ किनारों पर है, यहाँ नहीं मिलेगा आपको कृषिगत भूमि क्षेत्र। ऐसा कारण बताइए क्यों है? क्योंकि यहाँ सहारा मरुस्थल विद्यमान है। तो हमने ये मुख्य क्षेत्रों को देख लिया। अब देखिए आप, यहाँ देखिए एग्रीकल्चर का जो अर्थ है वो अच्छे से समझाया गया है आपको। एग्रीकल्चर यानी कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि किस शब्द से क्या परिभाषा निकलती है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को मिल सकता है। तो सब दोबारा देखिए, एग्रीकल्चर यानी मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इन सभी को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर यानी खेती कहते हैं। फिर देखिए सेरीकल्चर, पहले क्या देखा हमने? एग्रीकल्चर, फिर है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर को क्या कहते हैं? रेशम उत्पादन। तो रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है, यानी जो कृषक है यदि वो रेशम के कीटों को भी साथ साथ पालते हैं तो उसकी आय में ये सहायक हो जाएगा, जो क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। फिर देखिए पीसीकल्चर। अगर एकदम से आपको ये शब्द कहीं मिल जाए तो आप कंफ्यूज कर जाओगे कि इसका क्या अर्थ होता है, लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे कि ये एनसीईआरटी का जो बेसिक टर्म है वहां से उठाया गया है, इसलिए आपको एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए। तो दोबारा देखिए, पीसीकल्चर है मत्स्य पालन, यानी विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। फिर है विटीकल्चर यानी द्राक्षा खेती, यानी अंगूरों की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। फिर है हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। इसी तरह देखिए आप, इन सब शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन इनके आगे क्या जोड़ दिया जाता है? कल्चर यानी खेती, और ये शब्द बन जाते हैं, यानी एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। फिर आगे हम समझते हैं कृषि तंत्र। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है, यानी जाना जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। यानी जो खेती है उसके लिए हमें क्या क्या निवेश करना होता है, क्या क्या कार्य करना होता है मुख्य उसमें? हमें सबसे पहले बीज चाहिए कृषि के लिए, फिर उर्वरक चाहिए, अच्छी मशीनरी चाहिए और श्रमिक चाहिए, जो एक महत्वपूर्ण कारक है। और आगे देखिए जुताई और बुआई तथा सिंचाई, निराई, कटाई, इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। कौन कौन सी संक्रियाएं हैं इसकी? जुताई, सिंचाई, निराई और कटाई, इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट उत्पाद आते हैं। यानी इस तंत्र से, यानी कृषि तंत्र से हमें अंत में क्या प्राप्त होता है? फसल प्राप्त होती है, पशुपालन करते हैं तो ऊन प्राप्त होती है, और उससे डेयरी करते हैं, डेयरी भी के उत्पाद प्राप्त होते हैं, और कुक्कुट उत्पाद भी प्राप्त होते हैं जब हम मुर्गा पालन करते हैं। पीछे देखिए, यहाँ कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति आपको दिखाई गई है। ये जुताई, बुआई, छिड़काव, ये देखिए किसान किस तरह से अपने खेतों में यहाँ दवाई का छिड़काव करते हुए आपको दिखेगा। ये इसकी फसल है। मशीनरी जो ट्रैक्टर है वो एक महत्वपूर्ण उपकरण है कृषि के लिए। फिर आपको बीज, जो सबसे पहले जिसकी आवश्यकता होती है, रसायन, उनकी भी आवश्यकता होती है। यहाँ देखिए भौतिक निवेश बताया है कि क्या क्या चाहिए एक फसल को। सूर्य प्रकाश चाहिए,
तापमान, वर्षा भी चाहिए, मृदा अच्छी होनी चाहिए, यहाँ ढाल भी दिखाई गई है। मानवीय निवेश के रूप में आप देख सकते हैं भंडारण, यानी कृषि जो है यदि उसके उत्पाद को सही भंडारित नहीं किया गया तो वह बिल्कुल नष्ट ही हो जाएगा, कोई उपयोग ही नहीं होगा। फिर श्रम है जो मानव करता है, फिर मशीनरी है जिसके उपयोग से कृषि की उन्नति होती है, और रसायन भी इसका एक महत्वपूर्ण जो है निवेश माना जाता है। तो हमने ये देखा भौतिक और मानवीय कृषि निवेश, और ये यहाँ कृषि की पद्धति दिखाई है। अब देखिए कृषि के प्रकार। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है, यानी पूरे विश्व में ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार की कृषि की जाए, उसके लिए तरीके अलग अलग हैं। और भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम, प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। यहाँ सबसे पहले क्या बताया है, जो कृषि है वो भौगोलिक दशाओं के आधार पर, उत्पाद की मांग के आधार पर, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत कर दी। और वो दो प्रकार क्या है, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। आप नोट कर लीजिए, वो दो प्रकार क्या क्या है, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। अब देखते हैं निर्वाह कृषि को, समझते हैं पहले। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। देखिए जो इसके शब्दावली है उसी से स्पष्ट हो रहा है कि यह किस प्रकार की कृषि होगी। निर्वाह यानी जिस कृषि से केवल परिवार का निर्वाह ही हो सके, यानी उसकी आवश्यकताएं ही पूरी हो सके, वैसी कृषि क्या कहलाएगी, निर्वाह कृषि। यही यहाँ दिया है कि जी इस कृषि में जो है कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किया जाता है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। यानी जो इतनी कम उपज कैसे प्राप्त होगी, जब वहाँ की प्रौद्योगिकी भी निम्न स्तर की होगी और पारिवारिक श्रम होगा। ठीक है। फिर है निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। आगे क्या कर दिया, जो निर्वाह कृषि है उसको फिर आगे दो भागों में बांट दिया। एक तो है गहन निर्वाह कृषि और दूसरी है आदिम निर्वाह कृषि। अब हम इन्हें समझते हैं। अब देखिए गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। जो गहन निर्वाह कृषि है उसकी मुख्य फसल क्या होती है, चावल। अन्य फसलें भी होती हैं जैसे गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया की सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। ये यहाँ इसका स्थान दे दिया। ये कहाँ कहाँ प्रचलित है, जो गहन निर्वाह कृषि है उसकी बात कर रहे हैं हम, वो कहाँ कहाँ है, दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के भी सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में। उसके बाद है आदिम निर्वाह कृषि, जो है उसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। तो आप इसे याद रखिएगा, आदिम निर्वाह कृषि कौन सी है, जो स्थानांतरित कृषि है और चलवासी पशुचारण है। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ अन्य रोचक तथ्य है, उसे देख लेते हैं। जैविक कृषि के बारे में बताया है यहाँ। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। यानी जो जैविक कृषि है उसमें हम रासायनिक खादों की बजाय प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग करते हैं, और फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जा सकता इसमें। यानी ऐसी कृषि क्या कहलाती है, जैविक कृषि, जिसमें रासायनिक खादों की बजाय जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का ही उपयोग किया जाता है। अब देखिए स्थानांतरित कृषि जो है अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के जो है भागों में प्रचलित है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्थानांतरित कृषि कहाँ कहाँ प्रचलित है। ये अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में, दक्षिण पूर्व एशिया में और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। यानी इन क्षेत्रों में क्या है, भारी वर्षा होती है और वनस्पति भी तीव्र पुनर्जनन वाली है। यहाँ वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। ये बताइए कि स्थानांतरित जो कृषि है वो कैसे की जाती है। पहले क्या करते हैं, वृक्षों को काटते हैं, फिर जलाकर भूखंड को वहां साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है,
जो जलाने से वहां राख बनती है उसे क्या कर देते हैं, मृदा में मिला देते हैं। तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसी फसलें कौन कौन सी हैं जो स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत की जाती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं, मक्का, रतालू, आलू और कसावा है। भूमि की उर्वरकता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है, यानी जब उस भूमि की उर्वरकता खत्म हो जाती है तो वो उसे छोड़कर अन्य जगह पर चले जाते हैं, यानी कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। और स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए यहाँ की, स्थानांतरित कृषि को ही कर्तन और दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ समझिए आप, स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। इसे ही उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, ब्राजील में रोका और मलेशिया में लदांग कहते हैं। आप इसे याद करिए, इसलिए हम दोबारा से देखते हैं इसे कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, झूमिंग, और मैक्सिको में मिल्पा, ब्राजील में रोका और लदांग जो है ये कहाँ कही जाती है स्थानांतरित कृषि, मलेशिया में कही जाती है। अब देखिए चलवासी पशु चारण। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। तो चलवासी पशु चारण जो है कहाँ कहाँ प्रचलित है, यह है सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया में और भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थानों पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशु चारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। यानी कौन कौन से पशु पालते हैं ये, भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां। ये पशु चारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। ये देखिए आप, यहाँ चलवासी पशु चारक अपने ऊँटों के साथ दिखाए गए हैं। फिर देखते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार के विक्रय हेतु किए जाते हैं। हम जानते हैं वाणिज्यिक का अर्थ ही है कि व्यापार के लिए जो कृषि की जाए। इसमें विस्तृत कृषित क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा इसमें किया जाता है। और वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। तो वाणिज्यिक कृषि में कौन कौन सी कृषि शामिल है, अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि, ये सभी वाणिज्यिक कृषि में शामिल हैं। ये आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ एक वाणिज्यिक फसल की कृषि दिखाई गई है। कौन सी फसल की, गन्ने की, और रोपण कृषि का चित्र यहाँ दिया है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। ये हमने देख ही लिया कि वाणिज्यिक फसल ही होगी तो इसमें जो है कृषि कैसे की जाएगी, वाणिज्यिक उद्देश्य से ही की जाएगी। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली ऐसी फसलें हैं। और ये कहाँ कहाँ होती है वाणिज्यिक अनाज कृषि, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान जो है वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। यानी ये जो शीतोष्ण क्षेत्र है, यहाँ अत्यधिक ठंड होगी और जो वर्धन काल को बाधित करेगी, इसलिए यहाँ एक ही फसल उगाई जाती हैं। फिर हम देखते हैं मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने, पशुधन पालने के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। यानी मिश्रित कृषि को हमने यहाँ समझ लिया। अब आगे देखिए आप, रोपण कृषि। वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जो रोपण कृषि है, जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की एकल फसल उगाई जाती है। ये यहाँ रोपण कृषि है जो उसके उदाहरण दिए हैं कि कौन कौन सी फसलें इसके अंतर्गत उगाई जाती हैं। ये दोबारा देखिए, चाय की, कहवा की, काजू की, रबड़, केला और कपास की। इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या फिर निकट के कारखानों में इसमें किया जाता है। इस प्रकार की जो कृषि है उसमें परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। ठीक है, रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेश हैं, ये आपको याद रखना है।
और मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण है। यानी रोपण कृषि के उदाहरण आपको याद करने हैं। मलेशिया में क्या है, रबड़ की कृषि, और ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय के जो उदाहरण है वो रोपण कृषि के ही हैं। यहाँ देखिए केले की रोपण कृषि का चित्र आपको दिखाई देगा। अब देखते हैं हम मुख्य फसलें। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास क्या है, रेशेदार फसलें हैं। और चाय और कहवा क्या है, मुख्य फसलें हैं। ये यहाँ मुख्य फसलें बता दी, तो एक एक करके हम मुख्य फसल हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले देखिए चावल, यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। ये कहाँ कहाँ का मुख्य आहार है, ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध जो है उन प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। आप तो ये जानते ही हैं कि इसके लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, अर्थात अधिक वर्षा की और अधिक आर्द्रता की तथा उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। यह फसल चिक्का युक्त जलोढ़ मृदा, कौन सी मृदा, चिक्का युक्त जलोढ़ मृदा जो है उसके लिए, जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। यानी जो चावल है उसकी कृषि के लिए कैसी मृदा, जलोढ़ मृदा। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। कौन है चावल उत्पादन में अग्रणी, चीन। इसके बाद देखिए भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायु दशाएं जैसे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ चावल की कृषि करते हुए देख सकते हैं आप। फिर देखिए गेहूं, गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन यानी फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मिट्टी जो है उसमें सर्वोत्तम ढंग से होता है। इस गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी रहती है, सबसे दोमट मिट्टी। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। और भारत में यह शीत ऋतु में ही उगाया जाता है, इसे याद रखिएगा। यहाँ देखिए गेहूं का शस्य कर्तन करते हुए चित्र आपको दिखाया गया है। फिर देखिए मिलेट, यानी जो मोटे अनाज के रूप में इनकी कृषि की जाती है उसे ही हम मिलेट कहते हैं। और कम उपजाऊ और बलुई मृदा इनके लिए उपयुक्त रहती है। ये ऐसी फसलें हैं जिन्हें कम वर्षा, उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये देखिए यहाँ बाजरे की कृषि आपको दिखाई देगी। और ऐसी फसलें कौन कौन सी हैं, यानी मिलेट कौन कौन से हैं, जवार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इनके अन्य उत्पादक हैं। फिर देखते हैं हम मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा और भारत तथा मैक्सिको में उगाई जाती है। मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है और विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती है। देखिए कितनी तरह की यहाँ आपको मक्के का डायग्राम दिखाई देगा। और यहाँ मक्के की कृषि करते हुए आपको किसान भी दिखाई देंगे। फिर देखिए कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए, 200 से यानी 210 पाला रहित दिनों और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है, ये तो आप जानते ही हैं। फिर देखते हैं हम पटसन, इसको सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, पटसन को। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से उपयुक्त होता है। इसके लिए कैसी मृदा, जलोढ़ मृदा। और उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु इसकी जो है इसे आवश्यकता होती है। यह फसल उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है और भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। फिर देखिए आप कॉफी, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। जो कॉफी है उसके लिए पर्वतीय ढाल होनी चाहिए। और ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक है। इसके बाद कोलंबिया और फिर भारत है।
तो यहाँ अच्छा क्वेश्चन हो जाता है कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में, फिर कोलंबिया में और उसके बाद भारत में। अब यहाँ न जानकारी है कॉफ़ी के पौधे के बारे में, उसे देख लेते हैं। कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की? कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां हैं। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी इस सदाहरित पौधे की फलियों को चखकर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसे आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। तो ये खोज से संबंधित एक कहानी यहाँ दी गई है जो हमने देख ली। अब देखते हैं हम चाय। बागानों में उगाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी इसके लिए उच्च वर्षा चाहिए और सुअपवाहित दोमट मिट्टी और मंद ढाल की जो है आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। देखिए चाय के बागान आपको देखने को मिलेंगे, चाय की पत्तियों को चुना जाता है, तो साफ देख सकते हैं कि इस कार्य के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होगी। अब देखते हैं कृषि का विकास। कृषि का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या को बढ़ाकर, या फिर सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उपज यानी उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। यानी कृषि को हम कितनी तरह से विकसित कर सकते हैं ये बताया। फिर कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। ये तो हमें पता होना चाहिए कि कृषि के विकास का जो अंतिम लक्ष्य यानी चरम लक्ष्य क्या है? खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना ही तो है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। बड़ी जोतें जो हैं वाणिज्यिक कृषि के लिए उपयुक्त हैं, और जहाँ छोटी जोतें हैं वहां पर सामान्यतः जीवन उपार्जन के लिए ही फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ देखिए बड़ी जोतों वाली कृषि कहाँ कहाँ होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में। तो हम आओ अब दो फार्मों यानी एक भारत में और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानते हैं। तो यहाँ न जानकारी है, ये भी देख लीजिए। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब हम व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। यहाँ खाद्य सुरक्षा का अर्थ दिया है, ये समझिए। ये आपके जो है मेंस के हिसाब से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोबारा देखते हैं। खाद्य सुरक्षा तभी रहती है जब हम व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो, वही खाद्य सुरक्षा होती है। तो अब हम पहले भारत का एक फार्म देखते हैं। यहाँ दिया है उत्तर प्रदेश के जो गाजीपुर जिले में आदिलनाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का छोटा किसान है जिसके पास 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में ही है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है। वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें यानी गेहूं या चावल या दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह भी लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के एक खेत में नलकूप है जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है और वह जो है वहां का सदस्य भी है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृषि जो कृत्रिम गर्भधान के संबंध में सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता भी करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण भी लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है।
इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधा के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। अब हमने ये भारत के फार्म यानी खेत को देख लिया। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म को देखिए आप। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राकृतिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर तक होता है। आप समझ सकते हैं, हमने भारत के फार्म का आकार क्या देखा, 1.5 हेक्टेयर, और वहीं अमेरिका का 150 हेक्टेयर है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर उगाई जाने वाली वहां महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है कि मध्य पश्चिम के स्थित अयोवा राज्य के किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरी कर देंगे और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला की जांच के लिए भी भेजता है ताकि पता चल सके उनमें पर्याप्त पोषक तत्व हैं या नहीं। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं, उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की जो मशीनें हैं, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, न कि एक खेतीहर किसान की तरह। तो हमने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म से भारत के फार्म की तुलना करके समझ लिया कि कितना अंतर है यहाँ और संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म में। इस तरह से हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें हमने कृषि को जो है अच्छे से समझा है कि कृषि कहाँ कहाँ होती है, कृषि तंत्र को देखा, फिर हमने कृषि प्रकार को देखा यानी निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, फिर हमने महत्वपूर्ण फसलों को देखा और अंत में हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के एक खेत से और भारत के खेत की तुलना करके समझा कि दोनों में कितना अंतर है। तो हमारा आज का टॉपिक जो है यहाँ कंप्लीट होता है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसमें हम आपका बेसिक बिल्कुल अच्छे से कवर करवाएंगे। हमारे साथ साथ ही हम आपको याद करवा देंगे और आप बस रिवाइज करते रहिएगा। जो एनसीईआरटी है वो आपका बेस है, उसे आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।